हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यापक बंधु में। मैं आज आपके लिए बाल विकास 1000 क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और ये क्वेश्चन इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी हैं। और जब आप बोलेंगे तो प्रीवियस ईयर के ही जो क्वेश्चन आए हुए हैं टेट या यूपी टेट में या सी टेट में या रीट में, आप जिस एग्ज़ाम के लिए बोलेंगे उसके जो इंडिविजुअल उसी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी ले आऊँगा। और आप मेरे सब्सक्राइबर कम देख के वीडियो को स्किप ना करें। ये ना देखें कि इस बंदे के तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, मैंने चैनल अभी शुरू किया है। और ये देखें, कंटेंट देखें ना कि सब्सक्राइबर देखें। अगर कंटेंट पसंद ना आए तो आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वज्ञ हूँ, लेकिन मैं आपको, और मैं ये भी नहीं कहता कि आपके 130 प्लस, क्योंकि कहते तो बहुत कुछ हैं लोग, सब कहते हैं 130 प्लस 130 प्लस। आप देखते हो कि फिर आते कितनों के हैं 130 प्लस। मैं आपको ये बोलता हूँ कि हाँ, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे और आप आगामी जो भी सुपर टेट KVS DSSS जितनी भी वैकेंसियाँ आगे आएंगी उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। कोई अध्यापक अपनी प्रकृति में समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है या करती है। यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा? क्वेश्चन 1 है, आप इसका आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन के और आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देंगे। बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉरिसन ने बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया है। वे हैं, जो मॉरिसन है उन्होंने शिक्षण के बोध के जो प्रतिमान है 5 प्रतिमानों के जो पद हैं उनका वर्णन किया था। तो उनमें से बताइए इसमें कौन कौन से हैं और इसका सही मतलब क्रम क्या रहेगा। तो मॉरिसन ने जो बताए थे, मॉरिसन ने, उनका सबसे पहला स्तर था खोज, दूसरा स्तर था प्रस्तुतिकरण, तीसरा था आत्मीकरण, चौथा संगठन या व्यवस्था, पांचवा था वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो आप देख लीजिए, एक ऑप्शन यहाँ पे छुप रहा है, दिखता ऐसा लग रहा है मुझे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 3 1 4 3 5, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अनुप्रयोग शामिल है, तुलना शामिल है, पृथक्करण शामिल है या फिर अन्वेषण शामिल है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अन्वेषण।
अन्वेषण अवबोध स्तर में शामिल है। शिक्षण के 3 स्तर हैं: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर तथा चिंतन स्तर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की रचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? बताइए। अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी या प्रस्तुतिकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। जो प्रस्तुतिकरण है वो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ऑप्शन नंबर डी आंसर है क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षण का स्तर नहीं है। बताइए इसमें से निम्नलिखित में से शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है? देखिए शिक्षण के 3 स्तर होते हैं: स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन अथवा मनन स्तर। तो आप इनमें से देख लीजिए कौन सा स्तर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा रहेगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अभिप्रेरणा नहीं होता। बाकी ये तीनों ऊपर वाले शिक्षण के स्तर में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अध्ययन का स्तर नहीं है? अवबोध स्तर नहीं है, परावर्ती स्तर नहीं है, स्मृति नहीं है या दूरवर्ती स्तर नहीं है। तो ये क्वेश्चन के अभी आपको मैंने तीनों स्तर बताए, अवबोध, परावर्त और स्मृति स्तर है, लेकिन दूरवर्ती वह ये शिक्षण का स्तर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। निम्नलिखित में से एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं और इसके ऑप्शन भी अलग अलग रखे गए हैं। इसलिए मैंने जब कलेक्ट किए थे क्वेश्चन तो मैंने उसमें से सब परीक्षा में आए थे उनको सबको एक साथ रख दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति या वर्णन। बताइए। तो आप ऊपर वाली तीनों से तो जाने पहचाने हैं, लेकिन ये वर्णन जो है ये इसका स्तर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिख नहीं रहा, मैं आपको सीन 2 लगाता हूँ, देख लीजिए। अवबोध स्तर शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है? अवबोध स्तर शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है? देखिए 4 ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अवबोध स्तर शिक्षण के तत्वों विचारों के बीच संबंध को देखने के दायरे का समर्थन है। यह किसी वस्तु की पहचान और उसकी समझने से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चे को अपनी आवाज़ों पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासाओं को पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को स्कूल वाले ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ
13 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षण की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए? बताइए। ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। बच्चे को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए अवसर देना चाहिए। तो देखिए, किसी भी ऑप्शन में सकारात्मक ऑप्शन होगा और उसमें अवसर देने की बात कहेंगे तो अधिकतर क्वेश्चन का राइट आंसर वही रहेगा। लेकिन फिर भी आप अगले जो ऑप्शन है उन्हें पढ़ के देख सकते हैं। लेकिन 99% क्वेश्चन का राइट आंसर, जिसमें अवसर प्रदान करना, अपने आप करके सीखना, देना, ये सब आएंगे तो वही अधिकतर ऑप्शन वही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीन 2 लगाता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाए जाने वाली वस्तु विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। विद्यालय में संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। चलिए, ऑप्शन इसका आंसर रहेगा बी। आगे बढ़ते हैं। पाठ सहभागी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के शारीरिक विकास से। तो देखिए, ये 2 ऑप्शन है सी और डी, ये दोनों अलग अलग रख दिए हैं तो हम इसमें से एक को नहीं चुन सकते किसी को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। क्योंकि हम छात्रों के सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक उनके सब विकासों को पाठ्य सामग्री सहभागी क्रियाओं में शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। विद्यालय में सह पाठ्योत्तर गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए? ये संस्था की प्रसिद्धि में सहायक होती हैं। ये छात्र के समग्र विकास में सहायक होती हैं। देखिए, समग्र आ गया, को ऑप्शन आगे पढ़ें या ना पढ़ें, फिर भी आप जो समग्र आ जाए, सर्वांगीण आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ऑप्शन 99% यही होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए, शिक्षक के बोझ को कम करने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, शिक्षण में आवश्यकता होने के लिए। बताइए। तो देखिए, बोझ कम करना ये कहीं तक ठीक है, लेकिन अनुशासन बनाए रखना ये भी। लेकिन इसका जो सबसे सटीक और सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, विशिष्ट अधिगम परिस्थितियों के निर्माण के लिए।
किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशलों में अभिवृद्धि होती है? बताइए। श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, वैज्ञानिक शिक्षण सामग्री, सामान्य ज्ञान की शिक्षण सामग्री, सिद्धांत आधारित शिक्षण में सामग्री। सिर देख लेना एक बार क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद ऑप्शन का चयन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो श्रव्य और उच्चारण पूछा है, तो इसका मतलब है श्रव्य और भाषण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ये। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जो प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या गुण है, वो आप 4 ऑप्शनों में से देख के बताएंगे। शिक्षण विधियों में समक्षता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, धैर्य और लगन, पढ़ाने की उत्सुकता। तो देखिए, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े शरारती होते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक को धैर्य और लगनवान होना चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन न पढ़ाए। उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि उसमें हानि न पहुँचे। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। तो देखिए, जो शिक्षक है उसके लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए जिससे वो छात्रों की समस्या को हल कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन ये सेट करने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए ये दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैं लगा देता हूँ आपके लिए ऑप्शन नंबर सी। ये भी पिछले वाले की तरह का ये क्वेश्चन है। देखिए, एक शिक्षक को अलग अलग एग्जामों में पूछे गए, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को रख रखा है इसमें। एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि, देखो, बच्चों को धन संपदा से शिक्षक की से कोई मतलब नहीं है। उसका उच्च अधिकारियों के स्तर संपर्क होना चाहिए, बच्चों को इससे भी कोई मतलब नहीं है। उसका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। छात्रों को उनकी समस्याओं को जो हल कर देगा वही उसके लिए अच्छा शिक्षक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है समय सारणी को कठोरता से पालन। तो देखिए, कठोरता आ गया, ऑप्शन अपने आप खत्म। शिक्षक के विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षण को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना हो सकता है। आगे पढ़िए। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और परीक्षा के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को उत्तरों के लिए तैयार करना। अब एक ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो चुका है। अब नीचे वाले 3 ऑप्शनों को देखिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए,
स्वतंत्र चिंतन की इसमें बात कर रहा है ना, इसलिए। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। निर्देशन निर्धारण कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरणों के द्वारा या बच्चों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो जिसमें देखिए ये ऊपर वाले ठीक हैं कहीं तक, लेकिन जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अवसर प्रदान करना, बच्चे सक्रिय भागीदारी होना, ये सब 99% सही होते हैं। और इसको देखो सब सही है ना, देखिए इसके ऑप्शन इधर थे, ये सभी है ना, सही तो सब हैं, लेकिन वो ये ज़्यादा सुटेबल होता। अगर अकेला होता तो ये नीचे वाला सबसे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन इसमें सब दे रखे हैं तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन हैं विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, या उपरोक्त सभी। बताइए। तो बच्चे के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन ये सभी हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सीन 2 लगाना ही पड़ेगा। सीन 2 लगने के बाद भी क्वेश्चन बड़ा टाइप हो गया है। अब के अगली बार से मैं देखूंगा, इसे खुद सेट करने की कोशिश करूंगा, दूसरों को किसी को नहीं दूंगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। जहाँ शिक्षक एकाधिकार, देखो शिक्षक का एकाधिकार होगा अपने आप खत्म, जिस मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणितीय संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान केंद्रित करना और बल दिया जाता है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें शिक्षक के बारे में कहा है, जबकि हमें बच्चे को रखना है आगे। अब ऑप्शन नंबर ए रहा और सी, आप इनमें से चुनिए। क्वेश्चन एलिमिनेट करना भी हमें आना चाहिए। जब हम क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो हमें चुनना बहुत आसान हो जाता है। अगर किसी भी तरह से हम किसी ऑप्शन को मान लीजिए नहीं भी जान रहे हैं, तो उसमें से हमने 2 या 3, अगर दो हमने एलिमिनेट कर दिए ऑप्शन, तो तीसरे और चौथे में अगर बाई चांस हमें, वैसे तो तुक्का नहीं मानना चाहिए, अगर तुक्का मानना भी पड़ जाए तो तुक्का सटीक लगने के बहुत अधिक से अधिक चांस होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे करके सीखना, अनुभव, ये सब अधिकतर सत्य होते हैं 99%। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और ए रहने की वजह से मैंने आपको नीचे करके दोबारा से क्वेश्चन दिखा दिया है। चलिए ए, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, सीन 2 लगा देता हूँ। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्माण करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा है। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। देखिए प्रत्येक बच्चे को एक जैसा समझना, समान लक्ष्य सुनिश्चित करना, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। एक प्रभावी कक्षा में क्या क्या होता है बताइए। बच्चे अपने अधिगम
को सुगम करने के लिए मार्गदर्शक एवं सहयोग हेतु शिक्षक की सहायता लेते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता को आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, जैसे उनकी इच्छा वैसा करते हैं, ये भी नहीं होगा। अब ऊपर के 2 ऑप्शन रहे, इनमें से बताइए। तो एक जो प्रभावी कक्षा होती है उसमें बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक एवं सहयोग के रूप में शिक्षक की सहायता लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अब जिन्होंने क्लास तैयार की है तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया, इसलिए ये बार बार दिक्कत दे रहा है। चलिए एडजस्ट कर लेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? कौन सा कारक है नीचे जो लिखे हुए हैं उनमें से जो कक्षा में अधिगम का जो सार्थक पक्ष लेता है? बच्चे को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार का प्रयोग बढ़ाना हो सकता है। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि, ये तो गलत है। केवल शब्द केवल आ जाएगा तो वो अधिकतर गलती होगा। विषय वस्तु एवं बच्चों को संपूर्ण कुशल क्षेत्र एवं अधिगम प्रति सच्चा सरोकार करना हो सकता है। ये भी बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, ये तो नहीं हो सकता। तो आप दोनों ये अब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुके हैं, बी और डी। ए और सी में से बताइए। तो देखिए अब आप हर बार अधिक से अधिक पुरस्कार देंगे तो बच्चे को उसकी आदत हो जाएगी। तो ए बी इसका नहीं आंसर हो सकता, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वो नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो देखिए नकारात्मक है, तो इसके हिसाब से देखें इसे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। किसी भी बच्चे को ना उत्तर अच्छी तरह से समझाएंगे ना उसे कंठस्थ कराएंगे। ये कंठस्थ और ये समझाना, अच्छी तरह से समझाना, दंड देना, ये सब नकारात्मक होते हैं। चलिए विद्यार्थी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारण को जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? 4 ऑप्शन है, देखिए और बताइए आंसर। वास्तविक कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, प्रतियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। छोटे बच्चे होते हैं उनसे बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उनके द्वारा हम नहीं कर सकते। और ऊपर वाले जो तीनों प्रश्न हैं उनकी आवश्यकता होती है, बहुविकल्पी प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन मनोवैज्ञानिकों से आ रखे हैं, चलिए देखिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी में होती हैं। देखिए और बताइए।
इसमें जो पूछा है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो देखिए जो अल्बर्ट बंडूरा हैं वो जो हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था उन्होंने। और ये अल्बर्ट बंडूरा जो वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। बंडूरा का मानना है कि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज में रहकर ही अधिगम प्राप्त करता है। तो उन्होंने सामाजिक अधिगम पर अधिक से अधिक बल दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया जाता है। बीच में किसके द्वारा दिया गया है ये पूछा है इसमें से। परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का टालमैन ने दिया है, ये बंडूरा ने दिया है, थांडाइक ने दिया है या क्वाडर ने दिया है। तो संप्रेषणात्मक अधिगम का जो वो संप्रत्यय है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। और इसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? ये थोड़ी सी मिस्टेक ना पूरा सिस्टम बिगाड़ कर रख देती है। चलिए पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया ये पढ़ लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पावलोव ने दिया है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। उन्होंने इसका प्रयोग कुत्ते पे किया था। वो क्या गया ये? चलिए क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक कौन थे? बताइए क्लासिकल स्थिति के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर थे, पावलोव थे, वॉटसन थे या थांडाइक थे? तो क्लासिकल जो स्थिति थी उसके प्रतिपादक ऑप्शन नंबर बी पावलोव ही थे। और इनके अनुबंधन के सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन रूप होने के कारण इन्हें शास्त्रीय विशेषज्ञ प्रदान किया गया। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। ये तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल अनुबंधन, ये पावलोव इस सब के जो हैं पावलोवी हैं। और इनके सिद्धांत के अलग अलग नामों से दिया गया है और अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं और उनके ऑप्शन रखे गए हैं अलग अलग और उनके नाम भी अलग अलग दिए गए हैं। इसलिए ही मैंने इन सबको क्वेश्चनों को शामिल किया है। चलिए आगे देखिए, मैं पीछे आपको बताता हुआ आ रहा हूँ और ये इसमें अगला क्वेश्चन ही पूछ लिया। पावलोव के सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसके प्रयोग पर किया? तो आप जानते ही हैं पावलोव ने। ऑप्शन नंबर सी। जिस क्वेश्चन को हम जानते हैं उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। समय की भी कीमत होती है, समय बहुत बलवान होता है। कैसे क्या करवा देता है इंसान पे। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? बताइए, व्यवहार के, चिंतन के, तर्क के या अभिप्रेरणा के?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है और इसे इयोन पावलाइक ने अपने कुत्ते पर प्रयोग करके सिद्ध किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलाव ने प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का तो आप जानते हैं, पावलाव ने कुत्ते पर ही प्रयोग किया था। आगे देखेंगे। सूझ का अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था, हैगार्ट ने किया था, स्किनर ने किया था। तो जो सूझ का अनुबंधन का सिद्धांत है वो हमेशा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो गेस्टाल्टवादी रहेगा। और गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे उनमें कॉलर आते हैं, गोल्फमैन, गोल्फगैंग एवं कुटकोफा, जो कोफा थे वो आते हैं। वैसे प्रवर्तक इसमें से जो कॉलर हैं उन्हें माना जाता है और कॉलर इसमें दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो हम इसका गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी संबंधित आया है। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, कॉलर कोफा। छात्रों को प्रेरित करने का सही विधि है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है, बताइए। ऑप्शन नंबर 37 पे आ चुके हैं हम। छात्रों को जो प्रेरित करने की जो सही विधि है वो क्या है? तो छात्रों को प्रेरित करने की, छोटे छोटे बच्चों को प्रेरित करने की, देखिए दंड नहीं दे सकते, फटकार नहीं लगा सकते, आप मारपीट नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन फिर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रशंसा करेंगे। अगर किसी बच्चे ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी हल्की सी प्रशंसा भी कर देंगे। अधिक प्रशंसा तो नकारात्मक हो जाती है, लेकिन थोड़ी प्रशंसा सकारात्मक रूप लेती है। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आदत, चालन, उद्दीपन या प्रेरक। तो देखिए चालक, उद्दीपक और प्रेरक तीनों ही प्रेरणा के स्रोत हैं, लेकिन आदत जन्मजात होती है उसकी। अच्छी आदतें, बुरी आदतें बच्चे में वातावरण से भी आती हैं और आदत उसका प्रेरणा का जो है स्रोत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटू लगाना पड़ेगा। मानव और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग किस पर हुए थे? चूहे व बिल्ली पर, चिंपैंजी और बानरों पर, खरगोश और मेमने पर, कुत्ते और सियारों पर। तो देखिए मानव की भाषा और पशुओं की भाषा सीखने की क्षमता का अध्ययन संबंधी प्रयोग अधिकतर जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयोग हैं वो भाषा सीखने और उस पर तो चिंपैंजी और बानरों पर हुए थे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत संबंधित है, बताइए। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका दूसरा नाम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ये भी है। इसके नाम किसने दिया है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, थॉर्नडाइक। और सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। E.L. थॉर्नडाइक जो है 1913 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक एजुकेशनल
साइकोलॉजी में सीखने के नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने ही त्रुटि का सिद्धांत और ये अन्य नाम भी इसी सिद्धांत के दिए थे। अभी मैंने बताया था आपको अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। आप तो 1 मिनट में लगा देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है थॉर्नडाइक। यह म्योर की चलिए अधिगम्य प्रयत्न एवं त्रुटि या भूल का सिद्धांत किसने दिया है बताइए। चिंटू लगा देता हूँ। बताइए। तो इसमें से एक भी ऑप्शन इसका नहीं है। इस क्वेश्चन का एक ही भी ऑप्शन नहीं है इसमें से। तो हम इसका ऑप्शन नंबर किसी पे हटा दो। इसे हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, थॉर्नडाइक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थॉर्नडाइक। चलिए मिसप्रिंट हो गया है। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी, उसके ही नाम है सब ये। सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, अंतर्निहित क्रिया प्रसूत, उद्दीपक, अभिप्रेरक। तो इसमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए क्रिया प्रसूत। इन्होंने नहीं, क्रिया प्रसूत के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया है। अंतर्निहित, अभिप्रेरक, उद्दीपक ये सभी पुनर्बलन आदि अनुक्रिया में बल देते हैं। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं ईएल थॉर्नडाइक। और इन्होंने सीखने के 2 तरीके के नियम दिए थे। एक प्राथमिक नियम, मुख्य नियम जिन्हें बोलते हैं, और दूसरे गौण नियम। तो इन्होंने सीखने के प्राथमिक नियम, जो प्राथमिक नियम है उनमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम रखा था। और जो सीखने के गौण नियम हैं उनमें इन्होंने बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम तथा साहचर्य का स्थानांतरण नियम रखे थे। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों में 3 नियम हैं और गौण नियमों में 5 नियम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताए थे सीखने के जो मुख्य नियम पूछा इसने पूछा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था अभ्यास का नियम भी है, तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, लेकिन खेल ऐसा कोई नियम थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन अलग। देखिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम होते हैं, लेकिन प्रमाण का नियम कोई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप जैसे थॉर्नडाइक के सभी नियमों को आप ठीक से याद कर लेंगे, देख लेंगे एक बार, तो दो क्वेश्चन बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा देखना तो पड़ेगा एक बार ठीक से, और आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं।
और आप अभ्यास करना छोड़ देंगे तो ये जो स्टेटमेंट दिए होते हैं इन्हें हम भूल सकते हैं। तो इनका रिवीजन आप करते रहें। अधिगम में खालिस्तान ने प्रभावित करने का नियम दिया था। अधिगम को प्रभावित करने का नियम किसने दिया था ये पूछा है। इस खालिस्तान में किसका नाम आएगा? तो अधिगम के नियम आपने पता ही है किसने दिए थे। तो अधिगम के अधिकतर जो सभी नियम थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए थॉर्नडाइक से ही संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो इन्होंने 2 तरीके के नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम। अब इसमें से ये पूछा है कि कौन सा इसमें से मुख्य नियम नहीं है। तो देखिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तो तीनों इसके हैं। लेकिन ये ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है वो इनका गौड़ नियम में आता है। ठीक है, गौड़ नियम इनके 5 हैं। कभी कभार इनके गौड़ नियम और मुख्य नियमों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए सीन टू लगाते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्रथम नियमों में, प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो देखिए अभ्यास नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम इनके गौड़ नियमों में शामिल है। ये प्राथमिक नियम नहीं है। आप क्वेश्चन देखते रहेंगे ना तो मैंने क्वेश्चन उस हिसाब से सेट किए हैं, अधिकतर क्वेश्चन के जो बार बार पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन उसी में शामिल हो जाएंगे। और उनके नियम आप ठीक से पढ़ते रहेंगे तो उनके प्राथमिक और गौड़ नियम भी थॉर्नडाइक के इसी में शामिल हैं। तो आप देखते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या पूछा इसने। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? अगर आपको गौड़ नियम इसके पूरे चारों के पांचों याद नहीं होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है, देखिए अब देखते हैं किस किस को याद है। जो सादृश्यता का नियम होता है ना। सादृश्यता का नियम भी होता है, बहुपद क्रिया का नियम भी होता है, आंशिक क्रिया का नियम होता है। लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इनके किसी भी नियम में नहीं है, ना गौड़ में है और ना उसमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीन 2 लगा देता हूँ। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? कौन से नियम से संबंधित है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर है 51। देखिए और बताइए। बताइए कौन से नियम से संबंधित है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के प्रभाव के नियम से। क्योंकि वो पीछे जो चीज़ें सीख रखी हैं उसने, उनके फलस्वरूप ही वह अतीत की समान परिस्थितियों की आधार पर वो नई परिस्थितियों को प्रस्तुत कर सकता है, सीख सकता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम या स्थान अधिगम। तो आप जानते हैं थॉर्नडाइक को प्रयास एवं त्रुटि के नाम से उन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इस सिद्धांत को इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा था और सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा था। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत में, संज्ञानात्मक सिद्धांत में, मनोगत्यात्मक सिद्धांत में, या इनमें से किसी में नहीं? तो ये आप जानते ही हैं, ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के थे और इन्होंने व्यवहारात्मक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हैं? पाठ्य जो प्रस्तावना है वो किस नियम पर आधारित है, बताइए। प्रभाव के नियम पर आधारित है, सादृश्यता के नियम पर आधारित है, या तत्परता के नियम पर आधारित है, या फिर साक्षर के नियम पर आधारित है? तो ये पाठ्य प्रस्तावना है वो हमेशा तत्परता के नियम पर आधारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटू लगा देता हूँ। बच्चे फिल्म में दिखाई गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? किसने बताया था कि बच्चे जो फिल्म देख रहे हैं और उसमें हिंसात्मक जो वो आ रहे हैं, दृश्य आ रहे हैं, उसके द्वारा सीख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है बी, अल्बर्ट बंडूरा ने कहा था कि बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक दृश्यों से व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है उनके में, और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था उन्हें। चलिए, बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद, या गेस्टाल्टवाद? कौन सा करता है इनमें से? कौन सा बात करता है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, गेस्टाल्टवादी बोलते हैं इस बात को। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माना जाता है, बताइए। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसके प्रतिपादक माने जाते हैं कॉलर। निम्नलिखित में से कौन सीखने के गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से संबंधित है? तो जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है ना, वो कॉलर इससे संबंधित है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सूझ का जो सिद्धांत है वो भी कॉलर ने दिया है। कॉलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अवप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से, अधिगम का सिद्धांत से? तो कॉलर इसमें से ऑप्शन नंबर डी, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है।
चलिए अगला क्वेश्चन। चिंटू ही लगा देता हूँ एक बार। अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी कि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था, बताइए। तो कॉलर ने प्रयोग किया था वनमानुष पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जो संबंध स्किनर का चूहे से एवं थॉर्नडाइक का बिल्ली से, वही संबंध कॉलर का किससे है। तो देखिए, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो ये पूछ रहा है कि कॉलर ने ये पूछना चाह रहा है कि कॉलर ने किस पे प्रयोग किया था। तो कॉलर ने ऑप्शन नंबर डी वनमानुष पे प्रयोग किया था। कॉलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक संकार्य है। चलिए, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी किसी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का बताइए, बार्सन ने कहा था, स्किनर ने कहा था, गुथरी ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक बीएफ स्किनर थे, जिन्होंने चूहे और कबूतरों पर इसका प्रयोग किया था। और उन्होंने व्यक्ति मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति में रहकर किसी व्यवहार को सीख सकता है, उन्होंने ये कहा था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। नैमित्तिक प्राचीन अनुबंधन, पावलोव ने दिया था ये तो, समीपस्थ अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नैमित्तिक अनुबंधन है इसका दूसरा नाम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुक्रिया का प्रतिपादक किया था किसने। तो क्रिया प्रसूत का तो आप 1 मिनट में लगा सकते हैं ना, अभी पीछे क्वेश्चनों में आया है, ऑप्शन नंबर डी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक बताइए, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का स्किनर। निम्नलिखित में से किसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन को कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को कहा जाता है, या फिर सूझ का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को ही पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत सिद्धांत को पुनर्बलन का प्रभावशाली महत्वपूर्ण तत्व माना था। पुनर्बलन का क्रिया प्रसूत को पुनर्बलन का प्रभावशाली तत्व माना था स्किनर महोदय ने। AOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। AOR जो है उत्तेजना जीवन प्रक्रिया को वर्ष 1954 में वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था, तथा क्लासिकल एवं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को जो अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में मदद करता है, साथ साथ वांछनीय अनुबंधन के लिए सही उद्दीपन उपस्थिति पर बल देता है। तो वुडवर्थ, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा विवादास्पद रहा है, तो इस क्वेश्चन का आयोग जो भी मानता है वो हमें देखना पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया।
स्किनर ने भी किया है, कॉलन ने भी किया है, थॉर्नडाइक ने भी किया है, लेकिन BM ब्लूम ने कोई भी अधिगम का जो है अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अब बोर ना हो, एक बार में ना देख सकें तो वीडियो को दोबारा देख लें। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास के पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गुथरी ने। चलिए, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वाटसन ने किया है, मैस्लो ने किया है, या कॉलर ने किया है, या पावलोव ने किया है? तो आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है वो मैस्लो, और इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। और इन्होंने अपने सिद्धांत को आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहा है। मैस्लो के अवप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृष्टि इच्छा शक्ति का सिद्धांत, या अंतर्निरोध का सिद्धांत। तो मैस्लो का जो सिद्धांत है उसे आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। एक क्वेश्चन रह गया शायद पीछे, 73 हो चुका है, 74 पे। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गया प्रशिक्षण अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, क्षैतिज अंतरण, या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा द्विपार्श्विक अंतरण। जब मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग पर काम करता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता वाला व्यक्ति जब बाएं हाथ से लिखना सीख लेता है। एक शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्नलिखित से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों की ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण, या समूह निर्देशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम स्थानांतरण। समान तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। उनके अनुसार एक विषय का अध्ययन दूसरे विषय के अध्ययन में तभी सहायक सिद्ध होगा जब उन दोनों विषयों में कुछ तत्व समान हों। इसे अनुरूप तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं इस बात को। अबे यार ये हो क्या रहा है आज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्व का सिद्धांत, औपचारिक नियम का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं।
तो मैंने आपको अभी बताया था अधिगम अंतरण का सिद्धांत अनुरूप तत्व का सिद्धांत कहा जाता है। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? बताइए, दर्पण जो चित्र परीक्षण है वो किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, सृजनात्मकता, अधिगम अंतरण या अभिरुचि? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम अंतरण। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण मापने हेतु प्रयुक्त होता है। मेरा ड्राइंग परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये उसका हिंदी में ही नाम है, उसका जो इंग्लिश नाम है वो है। तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, अधिगम। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? बताइए, जो कारक दिए हैं इनमें से कौन सा कारक है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, अर्थपूर्ण संबंध, सहपाठियों से प्रतियोगिता या माता पिता की ओर से दबाव? बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण संबंध। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य अर्थपूर्ण संबंध अधिगम को सकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। थार्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी इसी बात का समर्थन करता है। तो थार्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया वो इसी बात का समर्थन करता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों के संवेगात्मक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति, विद्यार्थियों का सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भ। तो देखिए, इसके जो ऑप्शन है थोड़े वो हो गए हैं, इसके ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिलेंगे। तो जितने भी कारक दिए हैं सभी करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आप क्वेश्चन को एक बार फिर देख लें, ठीक से छोटा करने की कोशिश करूँगा, तब भी इतना छोटा हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। बताइए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा या उपरोक्त सभी? तो देखिए, सीखने की प्रक्रिया को जितने भी कारक इसमें दिए हैं सभी प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। प्रशंसा एवं निंदा भी प्रभावित करेगी, प्रतियोगिता भी प्रभावित करेगी और अनुकरण भी प्रभावित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ कहलाता है, सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, सीखने में पठार कहलाता है, सीखने में कमी कहलाता है? तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। एक परिस्थिति का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में जब प्रयोग होता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? अभी आपने देखा था, टाइम बर्बाद बिना करते हुए सीखने का स्थानांतरण कहलाएगा। सीखने के पलायन आधारित हैं। सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन, विलंबित पुनर्वलन या पुनर्वलन की निष्क्रियता किस पर आधारित है?
तो अगर कोई हट रहा है तो वो हमेशा सीखने का नकारात्मक पुनर्बलन कहलाएगा। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। पलायन जो है सीखने का नकारात्मक पुनर्बलन है। सीखने की प्रक्रिया का स्थानांतरण हो सकता है, तो अपने आप ही हो जाएगा नकारात्मक। क्या पूछ रहा है एक बार देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा जल्दी के चक्कर में ये हो गया है, पूरे ऑप्शन पढ़ने चाहिए, उपरोक्त सभी। यदि पूर्व ज्ञान एवं अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायक होता है तो उसे कहेंगे नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। बताइए क्या कहेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सकारात्मक। हम इस क्वेश्चन का लगभग 75% भाग क्लियर कर चुके हैं। अगर वीडियो में की गई, मेरे द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें। मेरी कोशिश ये रह रही है कि मैं अधिक से अधिक आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर मेरे बोलने में या मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी है तो उसे एडजस्ट कर लें। धीमे धीमे ये भी मैं सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जब नहीं प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल ही प्रभावित नहीं करेगा तो उसे शून्य स्थानांतरण कहेंगे। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसे पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार अधिगम अंतरण का उदाहरण है। क्षैतिज का, धनात्मक अंतरण का, ऊर्ध्व अंतरण का या फिर द्विपार्श्विक अंतरण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऊर्ध्व। स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति अगर कार चलाना सीखता है तो उसे पूर्व अनुभवों की सहायता होना ऊर्ध्व अंतरण का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नंबर बी ऊर्ध्व अंतरण ही रहेगा। सॉरी, देखना पड़ेगा वैसे। एक बार देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण रहेगा क्षैतिज अंतरण का, ऊर्ध्व अंतरण का, द्विपार्श्विक अंतरण का या कोई भी अधिगम अंतरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जब एक मानव शरीर के एक भाग को दिया गया प्रशिक्षण अंतरण दूसरे भाग में जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति बाएं हाथ से लिखना सीख लेता है। तो जब कोई बालक साइकिल चलाना सीख रहा है और वो मोटरसाइकिल चलाना जान ले रहा है तो द्विपार्श्विक रहेगा। और कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है और वो कार चलाना सीखेगा तो वो ऊर्ध्व अंतरण रहेगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, बताइए द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है बताइए। B.F. स्किनर की है, E.L. थॉर्नडाइक की है या E.V. पावलाव की है या R.M. गैने की है। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग जो पुस्तक है वो
एम गे ने की है। और जो थांडा जो एम गे ने द कंडीशन ऑफ लर्निंग और एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो थांडाइक ने दी है। और कंडीशन ऑफ रिफ्लेक्सेशन रिफ्लेक्सेक्स ईएल पावलाव की है। ये ईएल पावलाव की है पुस्तक। क्या हुआ? द बिहेवियर ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक जो है वो स्किनर महोदय ने लिखी है। सीखना है क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में सापेक्षकृत स्थायी परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो सीखना जो है उपरोक्त सभी है। व्यवहारिक क्षमता में एक सापेक्ष स्थायी परिवर्तन प्रतिपल अभ्यास का परिणाम होता है, ये किसने कहा? इसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता। तो इसको कहेंगे हम अधिगम। सीखना या अधिगम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ है पुनर्वलित अभ्यास वगैरह ये होता है जो इसका अर्थ हमेशा जो ये पूछ रहा है उसका अधिगम रहेगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम सीखना कहते हैं। जब हम नई नई चीज़ों का अनुभव करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या पढ़ के अनुभव करते हैं या करके सीखते हैं, तो अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे सीखना ही तो कहेंगे। सीखने का सर्वाधिक उपर्युक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यक्तिक समायोजन। तो सीखने का सर्वाधिक जो उपर्युक्त जो अर्थ है वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। तो हम जब नई नई चीज़ें सीखेंगे ये सब और वो करेंगे तो हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा व्यवहार में परिवर्तन। सीखना एक तरह से व्यवहार का है। आपने इसका आंसर पहले ही देख लिया है, बचाव नहीं है, विस्तार है। संशोधन, व्यवहार में संशोधन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो ये कथन है गिलफोर्ड महोदय का। ये जो स्टेटमेंट हैं ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप चाहे मजबूरी माने या कुछ भी माने, लेकिन आपको ये याद करने ही पड़ेंगे हर हालत में। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसने कहा है? अब हमारे 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो ये कहा है जो गेट्स एवं अन्य जो हैं उन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं, इसमें जो ये खाली स्थान है इसमें क्या आएगा? के बीच संगति है। बीच की संगति है, किसके बीच की संगति है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अनुक्रिया। अधिगम
प्रक्रिया उद्दीपन एवं अनुक्रिया के बीच की संगति है, तो इसमें अनुक्रिया आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अधिगम एक खालिस्तान और प्रक्रिया है, तो इसमें ये पूछा है कि पहले वाले खालिस्तान में, दूसरे वाले में क्या आएगा, जटिल और सक्रिय, सरल और रेखीय, सरल और वैयक्तिक, जटिल और निष्क्रिय। तो अधिगम जो है जटिल एवं सक्रिय प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लास्ट है आपके लिए। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना केवल विद्यालय में होता है, तो देखिए इसमें केवल आ गया ना, 99% इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही रहेगा। अगर आप पे किसी भी उसमें परीक्षा में बैठे और आपको पढ़ के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो केवल और जो नकारात्मक दिए हैं, केवल, याद करना, रटना, अधिकतर नकारात्मक का उत्तर, नकारात्मक जैसे नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनका नकारात्मक ही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। ये वीडियो का पार्ट 2 था और वीडियो का पार्ट 3 भी मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैंने वीडियो आने में इतना टाइम लगा, इसके लिए सॉरी। ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, जो कुछ भी है पढ़ते रहें, अधिक से अधिक अभ्यास करते रहें। और जब हम अधिक से अधिक अभ्यास करते हैं और पढ़ते रहते हैं तो एक दिन सफलता तो मिल ही जानी है। अभी सीटेट का भी जो है एग्ज़ाम की डेट जो है 8 फरवरी तय हुई है, संडे को। सीटेट का एग्ज़ाम भी अभी फॉर्म वगैरह आए नहीं है, लेकिन आ जाएंगे 2-1 दिन में, 2-1 दिन में आ जाएंगे, या जब भी आ जाएँ, हमें परीक्षा की डेट तो मिल ही चुकी है। हमें यूपी टेट की परीक्षा की डेट भी मिल चुकी है और सीटेट की भी डेट मिल चुकी है। यूपी टेट की परीक्षा की डेट आपको पता ही होगा, 29 और 30 है, और सीटेट की परीक्षा की डेट 8 फरवरी है, 29-30 जनवरी है और फरवरी, तो लगभग पेपर दोनों पास पास ही हैं। तो आप दोनों परीक्षाओं को फोकस करते हुए पढ़ेंगे, और हो सकता है कि अगले वाले जो भी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन यूपी टेट के रखे थे, लेकिन सीटेट की परीक्षा की डेट अगर फिक्स हो गई है तो मैं अगले जो भी पार्ट आएंगे उनमें मिक्स क्वेश्चन रखने की कोशिश करूंगा, जिसमें पेडागोजी के भी क्वेश्चन आएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं सीटेट से संबंधित क्वेश्चन भी वीडियो में आपको पार्ट 3 में प्रोवाइड करूं। और अगर आप बोलेंगे तो मैं दोनों के लिए इंडिविजुअल अलग अलग वीडियो भी बना दूंगा। आप जो भी आपको समस्या आए या जो भी कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट में बता दिया करें, और आप जैसी भी वीडियो चाहते हैं उसके हिसाब से मुझे बता दें। सीटेट की अलग चाहिए वीडियो, सीटेट के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो पेडागोजी उनमें अधिक आती है और यूपी टेट में फैक्ट अधिक आते हैं। तो आप मुझे बता दें कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।